हेलो बच्चों, इस अध्याय में हम लोग राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। अपना जो देश हिंदुस्तान है, तो आजाद हिंदुस्तान के शुरुआती जो कुछ साल थे वो चुनौतियों से भरे हुए थे। तो उन्हीं चुनौतियों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। आप पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड बुक, जिसमें आपको भारत की राजनीति के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्र भारत में क्या कुछ राजनीति में क्या कुछ उथल पुथल हुआ उसी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो आइए देखते हैं नए राष्ट्र की क्या क्या चुनौतियां थी, उन चुनौतियों पे हम लोग अपना एक नजर डालते हैं। तो कहा जाता है कि सन 1947 के 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। अपना जो देश भारत था वो 1947 को आजाद हुआ। आपको पता है कि मध्य रात्रि को हमारे देश को आजादी मिली, तो आप कह सकते हैं कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को अपना जो हिंदुस्तान था वो आजाद हुआ। और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका नाम याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, तो वो इसी रात को संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी टाइम उन्होंने एक भाषण दिया था। उनके उस भाषण को भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या तृष्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। तो आपके एग्जामिनेशन में ये टर्म्स पूछे जाते हैं कि तृष्ट विद डेस्टिनी का संबंध किससे है, तो आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू ने जब अपना देश 1947 की मध्य रात्रि 15 अगस्त 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया था, उसी को भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट हिंदी में और अंग्रेजी में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। तो ये टर्म्स आप ध्यान में रखिएगा, गूगल कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा भाषण पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं आगे टर्म्स पे अपना नजर दौड़ाते हैं। तो हिंदुस्तान की जो जनता थी इसी सन की प्रतीक्षा कर रही थी। आपको पता है कि बहुत कितने बलिदानों के बाद अपने इतिहास की किताब में पढ़ा है कि कितनी आवाजें बुलंद की गई। अनेक जो हमारे यहाँ के योद्धा थे, वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब अपना हुंकार भरा। बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद, मतलब कह सकते हैं स्ट्रगल के बाद अपने देश को आजादी मिली थी। तो इसी क्षण की जो प्रतीक्षा जो हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता कर रही थी। तो इस समय क्या हुआ कि दो बातों पर सबकी सहमति बनी थी कि अपना जब देश आजाद हो जाएगा तो दो बात। सबसे पहली बात यह थी कि आजादी के बाद देश का जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र कहने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल इलेक्शन। लोकतंत्र कहने का मतलब होता है कि इलेक्शन के साथ साथ जो मतलब जनता जो आपका सर्वोच्च जो चुना जाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको आर्थिक न्याय, आपको सामाजिक न्याय, ये सारे टर्म्स इसमें लोकतंत्र में होते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब भी समझिएगा। दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। तो पहला जो था, अब जब आजाद अपना देश होने वाला था उससे पहले इन दो बातों पे सहमति बनी थी कि पहली सहमति यह थी कि आजादी के बाद जो देश का शासन होगा वो लोकतंत्र के द्वारा चलाया जाएगा। लोकतंत्र कहने का मतलब कि जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि को चुना जाएगा। दूसरी यह थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, मतलब सभी को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, तो सारे लोगों को ये दिया जाएगा। इस शासन में गरीबों और कमजोरों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। तो इस मुद्दे पे भी यहाँ पे सहमति बनी थी। देश अब आजाद हो चुका था और आजादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। तो ये समझिएगा। और यह कोई आसान काम नहीं था। जब अपना देश आजाद हुआ तो आजाद हिंदुस्तान का जो जन्म हुआ था वो कठिन परिस्थितियों में हुआ था। 1947 में जिन हालात में अपने देश का आजाद हुआ था, शायद उस वक्त तक वैसा किसी मुल्क का भी आजादी जो हुआ था वो नहीं हुआ था। क्या हुआ था? आजादी तो हम लोग को मिला ही था, साथ ही साथ अपने देश में बंटवारे की भी बिगुल उठ चुकी थी। आपको पता है, आप ऐसे थोड़े मोड़े टर्म जानते हैं, अपने फिल्म में देखा होगा जिसे अब चलचित्र कहते हैं। तो फिल्मों में आपने देखा होगा, फिल्मों में बहुत ऐसे ऐसे टर्म दर्शाए जाते हैं किस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो वही बात किया जाता है कि जो अपना जो भारत हिंदुस्तान का जो जन्म हुआ वो कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान 1947 के जिन हालात के बीच आजाद हुआ था, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आजाद नहीं हुआ था। आजादी मिली थी लेकिन देश के बंटवारे के साथ मिली। सन 1947 का जो साल था अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का, त्रासदी का साल था। मतलब उससे पहले इतनी बड़ी तादाद में हिंसा नहीं हुई थी, इतनी बड़ी तादाद में कहीं पे विस्थापन नहीं हुआ था। मतलब एक समझिए कि ये सब इतिहास रचा जा रहा था। आजाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आजादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। यानी कि जो नेता थे वो भी ध्यान दे रहे थे कि अपना जो देश आजाद तो होने वाला है, लेकिन ये चुनौतियों की चपेट में जा रहा है। और कौन कौन सी चुनौतियां हैं भाई उसके समक्ष देखिए। महात्मा जो जवाहरलाल नेहरू अपना जो भाषण दे रहे थे, जिसे आप ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि अंग्रेजी में ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, तो वो 15 अगस्त को देखिए यही भाषण है। लाल किले से जो है प्रधानमंत्री अपने जवाहरलाल नेहरू जी जो भाषण दे रहे हैं, आप फिगर में अच्छे से देख सकते हैं, दर्शाया गया है। एनसीईआरटी का ये पिक है।
और स्वतंत्र भारत में राजनीति में देखिए ये जो आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान टाइम्स की ये पत्रिका है, ये पेपर का एक कटिंग है, ये 19 जुलाई 1947 को हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है और लिखा गया है कि इन द 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि 200 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं ब्रिटिश, उनका जो सरकार है गवर्नमेंट का एंडिंग हैप्पी एंडिंग होने वाली है। हैप्पी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सैडनेस का भी दिन रहा, मतलब अपने देश की आजादी जो मिली तो आजादी का दिन खुशी का भी दिन था और सैडनेस का भी दिन था। 1947 का जो 15 और 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का दिन था, आजादी का दिन था, वो खुशी का भी दिन था और दुख का भी दिन था। दुख का दिन क्यों था? क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में देखिए आगे पढ़िएगा कि किस तरह से हिंसाएं देखने के लिए मिलती है। देखिए हमारे समक्ष 3 चुनौतियां आ चुकी थी भाई, जब अपना देश आजाद हुआ तो 3 चुनौती थी। पहली चुनौती क्या थी? मतलब देश आजाद हो जाएगा तो उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली है। तो मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी कि अपना जो देश है वो कह सकते हैं कि अपना जो समाज है वो अनेक विविधता है, यहाँ पे अनेक धर्म के लोग रहते थे, मतलब रहते भी हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी, कोई दूसरे धर्म को मानता था। तो आमतौर पर यह माना जा रहा था कि इतना बड़ा विविधता वाला जो देश है वो एकजुट नहीं रह सकता है, ऐसा सोचना था लोगों का। और देश का विभाजन, साथ ही साथ देश का विभाजन भी मतलब ऐसा मुस्लिम लीग ने मांग कर दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कर दिया था। तो उससे उन लोगों की शंकाएं बढ़ गई थी कि क्या आजादी के बाद अपना जो देश है वो एक रह पाएगा, क्योंकि हमारे समक्ष अनेक चुनौतियां आ गई थी, जिसमें 3 चुनौतियां प्रमुख है। आप देख रहे हैं पहली और तत्कालीन चुनौती थी एकता के सूत्र में बंधे, एकता के सूत्र में बांधने की, क्योंकि हमारे यहाँ अनेक विविधता, अनेक संस्कृति, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे, इसलिए ये पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती आपकी ये थी कि लोकतंत्र को कायम करने की। अब देखिए हम लोगों ने पहले ही आजादी से पहले ही देखिए 2 बातों पे आपको सहमति दी गई थी ना। पहली बात यह थी कि इसमें हमारे जो देश है वो लोकतंत्र सरकार द्वारा चलाया जाएगा। तो एक चुनौती हमारे समक्ष ये भी आ गई कि दूसरी चुनौती क्या थी कि लोकतंत्र को कायम करने की। आपको पता है भारतीय संविधान के बारे में आप पहले ही क्लास 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो यह आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। तो उसी बात पे सुनिश्चित किया गया था कि अपना जो देश होगा वो लोकतंत्र के सरकार पे चलाया जाएगा। तो ये भी एक यहाँ पे लोकतंत्र को कायम करना है। लोग कह तो दिया गया कि लोकतांत्रिक सरकार चलाया जाएगा, लेकिन अब लोकतांत्रिक सरकार को आखिरकार आप कायम कैसे करेंगे? यहाँ की जनता मानने को तैयार होगी? तो ये सारी चुनौतियां हमारे समक्ष आ गई थी। देखिए महात्मा गांधी ने 14 अगस्त को कलकत्ता में एक भाषण दिया था। देखिए उन्होंने कहा था क्या कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। यानी कि भारत का बंटवारा होने वाला है। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कर डाली थी, तो द्विराष्ट्र में एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मांग करने से हमारे यहाँ मतलब कह सकते हैं सैडनेस का भी दिन आ गया था। सैडनेस का, अंग्रेज गए लेकिन लड़ाई लगाकर ही गए थे और मोहम्मद अली जिन्ना का दिमाग तो देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कर डाला। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, देखिए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में तीसरी जो चुनौती थी वो ये थी कि ऐसे विकास की जिसमें सभी समाज का भला हो सके। मतलब एक बड़े मतलब जितने भी कैटेगरी के लोग हैं ना, नीचे वर्ग के भी लोग हैं, हर तरह के गरीब है, जो सुखी संपन्न है, जो अल्पसंख्यक है, जिसकी संस्कृति अलग है, जिसका धर्म अलग है, तो सभी का कल्याण हो। तो ये चुनौती थी। तो आर्थिक विकास करने की चुनौती थी, गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, किस तरह से उसको बांटा जाए। तो तीसरी चुनौती यह थी। तो तीसरी चुनौती पे ही आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आप देखिए एक लड़की है जो सोच रही है, ये जो लड़की है बहुत है, इसको सोचने के लिए काम मिला है। सोच रही है कि मेरे मन में हमेशा यह इच्छा रही है कि टाइम मशीन मिल जाए तो मैं थोड़ा पीछे लौटूं और 15 अगस्त 1947 के जश्न में शिरकत करूं। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ अलग ही नजर आ रहा है। तुम जश्न में शिरकत करोगी? अरे 15 अगस्त 1947 को जश्न तो हो ही रहा था, साथ ही साथ वो मातम का भी दिन था तो जी, क्योंकि अपने जो देश है भारत का बंटवारा हो रहा था और वो भी ऐसे 2 देशों में बंटवारा होता, उसको बांटना भी था और ये भी निर्णय नहीं हो पाया था उस टाइम तक ना कि किस तरीके से बांटा जाएगा, कैसे बांटा जाएगा। धर्म के आधार पर तो बांटा ही जाएगा, लेकिन कैसे जमीन का बंटवारा किस तरह से, कैसे बाउंड्री लाइन खींची जाएगी, ये सभी टर्म्स पे बहुत ज्यादा दिक्कत। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आजाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहां तक सफलता मिली, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। ये देखिए ये
चलिए थोड़ा सा इस पे विचार कर लेते हैं। देखिए डाक टिकट जारी किया गया था, ये आपका आना का है, ये 4 आना, ये 2 आना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 आना। तो ये सब यहाँ पे डाक टिकटें हैं जो 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था। इन टिकटों पर छपे चित्र से आपको गणतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों के बारे में पता चलता है कि क्या क्या चुनौतियां थी। विविधता में एकता की चुनौती थी, आर्थिक भलाई करने की चुनौती थी, ये सब यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस पिक को देखते हैं। ये तो आपके मोहम्मद अली जिन्ना साहब का कुछ कहना है, इसको आप स्वयं से भी पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या उनकी भावना थी अपने देश के प्रति, पाकिस्तान के प्रति। और ये पढ़िएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या भावना थी, जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे मुस्लिमों के बारे में, क्या सोचते थे पाकिस्तानियों के बारे में जो आज़ादी के बाद भारत में रह जाएंगे। तो आप पढ़िएगा तो आपको ये टर्म समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग विभाजन, विस्थापन और पूर्णावास के बारे में। अब देखिए अपने देश का क्या हुआ था, अब मैं आपको बतला दूं, यहाँ से मेन खेला शुरू होता है। खेला क्या शुरू होता है, आपने पहले तो 3 चुनौतियों के बारे में पढ़ा, 3 चुनौतियां आपको समझ में आ गया क्या क्या चुनौतियां थी। अब देखिए अपने देश का विभाजन होने वाला था, विभाजन के साथ साथ विस्थापन एक टर्म्स लग गया और पूर्णावास लग गया। विस्थापन कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब तितर बितर होना, इधर से उधर होना, डिस्प्लेस कर जाना। और पूर्णावास मतलब उनको फिर से स्थापित करना। तो ये सारी चुनौतियां अब देखते हैं हम लोग। विभाजन हुआ आपको पता है 14 और 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे। 2 राष्ट्र, ये ठीक है। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आप अभी तक पढ़ रहे थे कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए थे। 2 राष्ट्र कौन कौन, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। और आपने अपनी क्लास इतिहास में पढ़ा है कि जो भूभाग था उसको किस तरह से रेखा खिंचाया गया। मुस्लिम लीग के बारे में बार बार मैं कब से मतलब डिस्कस कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी और इस सिद्धांत के अनुसार उसने हिंदू के लिए हिंदुस्तान और मुसलमान के लिए एक और अलग देश जिसका नाम पाकिस्तान पड़ा, उसने मांग किया था। किसने, मुस्लिम लीग ने। हालांकि मुस्लिम लीग का काम यह नहीं था, मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि वो मुसलमानों के हितों के लिए बात कर सके। तो इस मुसलमानों के हितों के लिए उसने बात किया और उसने कहा कि मुस्लिम जो लोग समुदाय के लोग हैं उनके लिए एक अलग देश बनाया जाए, एक अलग राष्ट्र बांट दिया जाए, क्षेत्रों को बांट दिया जाए, उसका अलग नाम दे दिया जाए। और एक जो हिंदू होंगे तो उनके लिए अलग कौम बना दिया जाए। कौम कहने का मतलब देश हो गया, तो बना दिया जाए। हाल मतलब क्या हुआ कि मानना पड़ा था द्विराष्ट्र सिद्धांत, मतलब तो 1947 के दशक में बहुत सारे बदलाव आए थे। और फिर भारत में जो राजनीति थी उनको मानना पड़ा कि ठीक है भाई चलो द्विराष्ट्र हम लोग सिद्धांत को मान लेते हैं, एक राष्ट्र आपका भारत हो जाएगा, एक राष्ट्र पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन यही नहीं बात थी। अब आखिरकार बंटवारा करने के लिए तो भारतीय जो राजनीति थी उसने तो मान लिया कि हाँ ठीक है चलिए द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो बात है वो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा चलाया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत का मांग किया गया, उसको भारत के जो भी राजनीतिक पहलू थे उसमें उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ गया कि आखिरकार इसको विभाजन किया जाए तो कैसे किया जाए, बंटवारे किया जाए तो कैसे किया जाए। तो फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है उसे भारत और पाकिस्तान के 2 देशों के बीच में बांट दिया जाएगा। अब यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस फैसले का करना अमल और लाना कठिन था। अब ये कह देना तो एकदम ईजी है कि देखो ये पूरा का पूरा भारत है तो एक भारत बन जाएगा, एक पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन अब इसको बांटना जो है ना मित्र, वो बड़ा कठिन काम है। क्योंकि अब समझिएगा कहानी यहाँ पे मेन जो है ना वो आपका प्लेग्राउंड में खेला स्टार्ट होता है। तय किया गया था कि धार्मिक बहुसंख्य का विभाजन का आधार बना जाएगा, मतलब धर्म के आधार पे देशों का बंटवारा होगा। हिंदू है तो हिंदुस्तान में रह जाओ और मुस्लिम है तो पाकिस्तान में रह जाओ। लेकिन ये कहा गया कि जिस इलाके में मुसलमान की संख्या ज्यादा है वो इलाका पाकिस्तान का नाम होगा और जिस इलाके में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है उसे भारत कहेंगे। लेकिन ऐसा उस समय कुछ ही ऐसे इलाके थे जहां पे बहुसंख्य मुस्लिम थे और कुछ ही ऐसे इलाके थे जहां पे बहुसंख्य हिंदू थे। मतलब क्या था कि मतलब लोग बटे हुए थे। आधा क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कि अपना बिहार हुआ, बिहार की अगर बात कर लूं तो बिहार में जैसे हम लोग हिंदू मुसलमान बहुत सारे हैं, तो अगर बांटा जाए इसको तो कैसे बांटिएगा। हाँ ऐसा रहता था ना कि हाँ गंगा इस पार मतलब पूरा हिंदू है, गंगा के उस तरफ पूरा मुसलमान है, तो उधर वाले को पाकिस्तान इधर वाले को हिंदुस्तान। तो ऐसा था नहीं, लोग मिक्स मतलब मिक्स थे। तो अब मिक्स थे तो अब यहाँ पर जो बंटवारा करना था वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था। तो अब देखिए उसी बात को यहाँ पे विश्लेषित कर समझाया गया है। रेड वाले हाइलाइटर को समझिएगा। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में कोई ऐसा भी इलाका नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्य हो। ऐसे 2 ही इलाके थे जहां मुसलमान की आबादी ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका ना था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए।
इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। यानी कि दो तरह के पाकिस्तान बनेंगे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि ऐसा कोई इलाका ही नहीं था जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। कहीं पे मुसलमान ज्यादा थे तो वहां पर हिंदुओं की भी संख्या थी। अब हिंदू जो है वो कहेगा कि नहीं भाई हमको तो हिंदुस्तान में रहना है, मुस्लिम कहेगा कि नहीं भाई हमको तो पाकिस्तान में रहना है। तो ये सारे टर्म्स थे। लेकिन ऐसे भी मुसलमान थे यहाँ पे जो चाहते थे कि नहीं, जब मैं जहाँ पे हूँ मैं उसी मुल्क में रहूँ, वही जगह पे रहूँ। तो दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। यानी कि जो बहुत ज्यादा मतलब वहाँ के जो लोग थे, अब सारी चीजों को गवर्नमेंट तो नहीं ना कर सकती है, वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर भी तो कुछ फैसला होती है ना भाई। तो जैसे मान लीजिए कि जो एक मतलब एक बड़ी सोसाइटी है जहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, तो उन लोगों को ये कदापि नहीं मतलब मान था, वो ये नहीं चाहते थे कि मैं जहाँ रह रहा हूँ उसका नाम पाकिस्तान दिया जाए। वो चाहते थे कि नहीं, इसका नाम भारत ही दिया जाए, हिंदुस्तान ही, मतलब मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगा। सीमांत गांधी का नाम आपने सुना होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। तो ये भी निर्विवाद नेता थे और ये भी चाहते थे, इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का एकदम खिलाफ थे, बिल्कुल उस समय खिलाफ होना भी था। खिलाफ क्यों ना हो भाई, कितने 200 वर्षों के बाद मतलब कह सकते हैं गुलामी की जंजीर से एक तो हमें आज़ादी मिली है, साथ ही साथ आप उसमें क्या कर सकते हैं, आज़ादी मतलब एक दो राष्ट्र में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए ना कितनी मतलब लोगों में कैसी कैसी विडंबनाएं होंगी। एक तो पहले अंग्रेज का शासन सहा, अब अंग्रेज का शासन सहते सहते अब आप अपने यहाँ बंटवारा करें। और सिंपल सा टर्म से हम लोग गाँव घर में भी देखते हैं, छोटी छोटी बंटवारे में मारपीट हो जाता है, तो वो बड़ी बंटवारा है भाई, तो उसमें तो बड़े पैमाने पे दंगे होने वाले थे। तो इसके लिए ये जो समझदार जो हमारे यहाँ के नेता थे वो लोग क्या करते, इसका विरोध किए थे द्विराष्ट्र सिद्धांत का। लेकिन जिन्ना जो था वो जिन्ना मतलब नहीं समझने वाला था, उसने मांग करा और द्विराष्ट्र सिद्धांत का आखिरकार मानना भी तो पड़ेगा ना। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्य गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में ऐसा फैसला हुआ इन दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार माना जाएगा। 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि तक यह फैसला भी नहीं हो पाया था। मतलब इसका मतलब यह था कि जो आज़ाद होने के बाद लोगों को यह पता भी नहीं था कि आखिरकार आज़ादी के बाद मैं भारत में रहूंगा या पाकिस्तान में चला जाऊंगा। तो आज़ादी के बाद ये लोगों को इतना भी पता नहीं था कि वो आज़ादी के बाद जो है वो आज़ादी के बाद भारत में रह पाएंगे या पाकिस्तान में चले जाएंगे। ये समझिए तो होगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक बात मैं आपको बतला दूं, पाकिस्तान दो टर्म्स बटा था, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी जो पाकिस्तान था उसका नाम बांग्लादेश दे दिया गया। तो समझिए यहाँ पर कहा गया है पश्चिमी बंगाल को कहा जाता है, सॉरी मुझे अब पता चला कि पहले जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता है वही आज बांग्लादेश। हाँ, पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश का नाम दे दिया गया, तो यही कारण है हमारे बंगाल को पश्चिमी बंगाल भी कहा जाता है। हाँ, तो कारण है कि हमारे वाले बंगाल को पश्चिमी बंगाल, जो हमारे देश में बचा उसे पश्चिमी बंगाल, और पूर्वी बंगाल एक तरह से कहिए कि पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे बांग्लादेश का नाम 1971 में मतलब पाकिस्तान से अलग कर दिया। ये भी भारत की रणनीति थी, जिसके कारण पाकिस्तान से अलग होकर वो बांग्लादेश का नाम बना। अब देखिए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें कहता है कि एक और चुनौती थी। क्या चुनौती थी कि अल्पसंख्यक जो थे वो वहाँ हिंदू और सिख आबादी थी। मतलब ऐसा हो गया, जैसे एक टर्म्स ऐसा हो गया कि जब बंटवारा किया गया तो ज्यादातर जो संख्या में मुसलमान थे उसको तो नाम पाकिस्तान दे दिया गया, लेकिन वहां पर कुछ तो हिंदू की भी संख्या रह गई, कुछ सिख भी रह गए। तो अब क्या हुआ ना कि दंगे होने शुरू हो गए। वहां के जो मुसलमान थे वो हिंदुओं को मारना शुरू किए, और भारत के जो हिंदू थे वो मुसलमानों को मारना शुरू किए। अब ऐसा माहौल बन गया कि डर से घर से कोई निकले ना, मतलब पाकिस्तान बन गया तो मैं मुस्लिम का यहाँ पे राज चलेगा। कैसे हुआ, अफरा तफरी, तो मुसलमान यहाँ पे राज करेंगे, हिंदुस्तान है तो यहाँ पे हिंदू राज करेंगे। तो जो भी कम संख्या वाले मुसलमान हिंदुस्तान में रहे उन पे हिंदुओं ने अत्याचार किया, और उधर के जो पाकिस्तान के जो थे उन पे मुसलमानों ने अत्याचार किया। तो ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में लाखों संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से शासक में थे। देखिए मुसलमान भी शासक में थे, और इधर के हिंदू और सिख भी जो पाकिस्तान वाले इलाके में चल गए वो भी शासक में थे। तो जमीनी विवाद हो गया। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे, हमले होने शुरू हो गए। होगा ही होगा, अब हथियाना सबको है तो होगा ना, ऐसा होगा। अब विभाजन के क्या परिणाम हुए तो आपको पता ही है। विभाजन का परिणाम, आपने गदर मूवी देखा है ना, गदर
वो तेरी मेरी एक जिंदगी, वो घरे आजा परदेसी। तो वही कहानी हुआ यहाँ पे। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। एकाएक कहा जाए कि चलिए भागिए आप पाकिस्तान में आ गए, तो बच्चा कहेगा कि पाकिस्तान में, अब मान लीजिए आप रह रहे हैं, आपका घर है, और एक जगह आपको पता चला कि हम क्या, आप हिंदू हैं, ठीक है, मान लीजिए आप घर है आपका हिंदू है, और आपको पता चलता है कि इसका नहीं, जो आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका नाम पाकिस्तान दे दिया गया। पाकिस्तान का मतलब है मुस्लिम, जहाँ पे मुसलमान रहेंगे। तो अब क्या होगा, आपको मजबूरन वहां से उस घर को छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़िएगा तो वहां के मुसलमान आप पे क्या करेंगे, हमले करेंगे, आपको अच्छे से रहने नहीं देंगे। तो आपके पास व्यवस्था हो जाएगी कि आपको वहां पे छोड़ना पड़ेगा। तो धर्म के नाम पर वहां पे क्या होने लगे, मारपीट, दंगे होने शुरू हो गए। तो ये थी यहाँ पर बेरहमी से इनको पीटा गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेज नंबर 10 देखिए, जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया था। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। तो ऐसी ऐसी स्थितियां यहाँ पे बन चुकी थी। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा को एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। देखिए, कल तक जो लोग का अपना वतन हुआ करता था वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन इन लोगों के साथ रुखई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था, क्योंकि आपको पता है जब बहुसंख्य आबादी वाला वहां पे है तो ये लोग रह पाएंगे क्या, नहीं रह पाएंगे जी, क्योंकि वहां पे दूसरी मतलब जातियों का, दूसरे धर्म का चलेगा, बोलबाला चलेगा, तो वहां रहना बिल्कुल ही ये पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसा स्थिति वहां पे आ गई थी। कई को तो देखिए कहा जाता है, कई मामलों में तो यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर बहु बेटियों को मार डाला। मतलब लोग अगवा कर लेते थे, जबरन शादी करना शुरू कर दिए। देखिए, अक्सर लोगों ने पैदल चलकर दूरी तय की थी। सीमा के दोनों और हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी। अगवा करने का धर्म अपनाना पड़ेगा, जिसने अगवा किया उसका धर्म आपको अपनाना है, अगवा करने वाले का धर्म अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी है कि खुद परिवार के लोगों ने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहु बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए और जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए। जो सीमा पार कर गया अब वे बेठिकाना हो गए। तो मतलब बहुत बड़ी त्रासदी का साल था। जो लोग रहते थे उनको शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना पड़ा। बहुत बड़ी संख्या में विस्थापन हुआ। जीता जागता उदाहरण आप चुपचाप आराम से गदर मूवी को देखिए, आपको सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। बहुत सारी मूवी इस पे फिल्माया गया, बहुत सारी मूवियों को बनाया गया है। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना, दिल के दो टुकड़े हो जाना, इसका यही मतलब था। ठीक है, तो टर्म्स को समझिए। बात यहाँ पर आती है, देखिए, वित्तीय संपदा के साथ साथ, एक मिनट, अरे यार थोड़ा सा रुक जाइए, डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कहाँ गया जी, हाँ, यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कहता है, वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र तक का भी बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए समुदायों का हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार कर जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। देखिए, ध्यान दीजिए कितनी बड़ी ये त्रासदी की साल थी, जिसमें कितने मतलब संख्या में लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा था। ठीक है, प्रशासनिक, अरे यार कहाँ चला गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ऊपर चला जा रहा है, रुकिए दूसरे ऐप से इसको ओपन करते हैं। हाँ, यहीं पे थे हम लोग। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 में वक्त भारत की कुल आबादी 12% मुसलमान थे। 1951 में टोटल मुसलमान हमारे यहाँ टोटल कितने थे, केवल 12% ही थे। तो ये आपको बहुत मतलब ये है महात्मा गांधी की शहादत, इसको तो पढ़ना ही है, इसको पढ़ाऊंगा भी, अभी नहीं, इसको एक अगले वीडियो में मतलब इसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन होगा। ये सब चलिए, सब जा रहा है, ये सब नहीं है आपका, पेज को पलटते जाइए। बात आते हैं हम लोग, अब मेन बात आती है राजवाड़ों का विलय। लेकिन अभी मैं आपको कुछ टर्म समझा देता हूँ। आपने उतना टर्म समझा कि किस तरह से विस्थापन हुआ, तो अब समझ लीजिए ये जो साल था 1947 का जो साल था वो आज़ाद भारत के लिए त्रासदी का साल था, विस्थापन का साल था। सबसे बड़ी संख्या में विस्थापन भी
इसी टाइम हुआ जब अपना देश भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में बटा, तो लोगों के समक्ष अनेक समस्याएं, उन समस्याओं से अभी मैंने आपको रूबरू अवगत कराया। अब देखिए राजवाड़ों का विलय। राजवाड़ ब्रिटिश इंडिया में दो हिस्से थे, एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी राजवाड़े थे, जिनका अपना राज्य, जिनका अपना अधिकार था, वो लोग अपने अनुसार मतलब नियंत्रण करते थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें राजवाड़ा कहा जाता था, और राजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी, और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से राजवाड़े में कायम था। कहा जाता है कि भारत का प्रत्येक 4 आदमी में से 1 आदमी किसी न किसी राजवाड़े की प्रजा था। उस टाइम भी अपने देश में 565 राजवाड़े थी, 565 राजवाड़े, ठीक है, तो याद रखना है। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर कहा चला गया था, अंग्रेज कहा गया था, अंग्रेज ने कहा था कि आप चाहो तो राजवाड़े में आप अपनी मर्जी से भी चला सकते हो, अपनी मर्जी से आप इसका मतलब चला सकते हैं, आप पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं या भारत में भी शामिल हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ गया कि आखिरकार राजवाड़ों का जो विलय है वो कैसे हुआ, क्या राजवाड़े जो थे वो अपनी शासन खुद बनाएगी, या जो विलय होकर भारत और पाकिस्तान में मिल जाएगी, कुछ भारत में कुछ पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे समक्ष आ गई थी राजवाड़ों के विलय के लिए। तो ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि राजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला राजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था, बल्कि यह फैसला जो था वो राजाओं को लेना था। अब इसमें यह बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया कि वहां की प्रजा तो इसकी फैसला नहीं कर सकती है कि हम भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे या केवल हम अकेला रहेंगे। तो इसके लिए अब वहां पर बहुत ज्यादा कह सकते हैं समस्याएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि इसका जो था वो दिया गया था किसको, अधिकार दिया गया था, राजाओं को अधिकार दिया गया था। इसका अधिकार जो था वो राजा के पास था। तो ये प्रॉब्लम थी। ये आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। समस्या देखिए, समस्या इतनी विकट थी कि त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा की थी। वहीं हैदराबाद के जो राजा होते थे, जिन्हें निजाम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कुछ ऐसी ही घोषणा करी थी कि हम लोग भी आजाद रहेंगे, मतलब आजाद रखने की उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो बहुत सारे हुए कुछ शासक, मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो कुछ थे जो कि शामिल होना चाहते थे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आया था। लेकिन सरदार पटेल ने बहुत ज्यादा इसको राजवाड़ों को विलय करने में अपना योगदान बनाया। जा जाकर बातचीत करते थे और कहते थे कि विलय हो जाइए, आप भारत के साथ विलय हो जाइए, पाकिस्तान के साथ विलय हो जाइए। तो ये उनको बतलाया गया था। तो ये टर्म था। कहाँ से गए हम लोग, हाँ यहाँ थे हम लोग। राजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई कि आजादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों के शक्ल में बंट जाने वाला है। ऐसे में हमारे लोकतंत्र के भविष्य पर एक खतरा, अंधकार पड़ गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। इसे देखते हुए स्थिति अपने आप बड़ी विचित्र थी। अधिकतर राजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और राजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन भारत का नियम था कि अपना जो भारत है वो लोकतंत्र को अपनाएगा, और बहुत सारे ऐसे राजवाड़े थे जहाँ पे लोकतंत्र नहीं चलता था। तो यहाँ पर एक समस्या इनके समक्ष ये भी आ गई कि किस तरह से हम लोग को यहाँ पर अब करना है। तो एक समस्या ये आ गई थी। और सॉरी, मैं गलत स्क्रॉल ही कर रहा था। हाँ, सरकार का नजरिया देखिए, यहाँ पर ये सरदार पटेल का है जी, ये हाँ, छोटे बड़े विभिन्न आकार में देश से बंट जाने वाला था। इससे संभावना था कि जो अपना लोकतंत्र है वो उस पर मतलब आंच आने लगी थी। जैसे कह सकते हैं आज के उड़ीसा में ही 26 राजवाड़े थे, छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे राजवाड़े थे, सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे राजवाड़े थे। टोटल संख्या मैंने भी आपको बताया। तो पहली बात यह थी कि अधिकतर राजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, लेकिन लोगों के हक में ये नहीं था, लोगों के पास ये अधिकार नहीं था कि वो अपना फैसला ले सकते हैं कि मैं भारतीय संघ में शामिल हो जाऊं। तो इसके लिए भारत सरकार ने भी बहुत अच्छी मुहिम चलाया था, जिसके कारण बहुत से राजवाड़े जो थे वो भारतीय संघ में अपने विलय होने की पुष्टि भी करी थी, जिससे कि भारत के मतलब जो है वो लोकतांत्रिक सरकार पे आंच न आने की एक समझिए कि बची थी कसौटी। तो देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी राजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर राजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया और इसी सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से आप क्या समझते हैं,
तो आपको याद देना होगा, बतलाना होगा कि जो रजवाड़े थे, रजवाड़ों के जो विलय था, जो वहां के शासकों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जो पत्र पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसी पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप समझिएगा। और इसके साइन होते ही वो लोग भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। एक हैदराबाद की कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। हैदराबाद, देखिए हैदराबाद रियासत बहुत बड़ी थी और यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी और यहाँ के हैदराबाद के जो शासक थे उसको निजाम के नाम से जाना जाता था। और पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में है। तो इसी दौरान यहाँ के भी जो राजा थे उन्होंने भी, देखिए, आज़ादी के आंदोलन नेता, कांग्रेस नेता, महात्मा गांधी के अनुयायी, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका मतलब इन्होंने निभाई थी। सरदार पटेल ने, इनका जन्म 75, मृत्यु 1950। तो हम लोग कहते हैं, हाँ, तो जो हैदराबाद के जो निजाम होते थे, जो शासक होते थे, जिस निजाम के नाम से जाना जाता था, वो दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही, यानी कि भारत सरकार से ये वल्लभ भाई पटेल बात करते रहे निजाम से, और बात करते करते मना ही लेंगे, ये तो आपको पता है। इसी दौरान हैदराबाद की रियासतों के लोग के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके में किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिलाओं भी भारी संख्या में आंदोलन में आ जुड़ी और हैदराबाद शहर से इस आंदोलन गढ़ बन गया और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे रजाकर कहा जाता था। रजाकर अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, लेकिन भारत सरकार ने रजाकर पे क्या किया, अपना कंट्रोल किया और उसको अपने कब्जे में लिया। और 1948 के सितंबर में भारतीय सेना ने निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची और कुछ रोज तक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने ही आत्मसमर्पण कर दिया और वो भारत संघ में शामिल हो गए और भारत में क्या हो गए, तो वो विलय हो गए हैं। दूसरी कहानी है मणिपुर की। तो मणिपुर में आजाद चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा जो बोध चंद्र सिंह ने थे, वो भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय सहमति पर हस्ताक्षर किया था। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत संवैधानिक राजतंत्र कायम हुई। और कहा भी जाता है कि मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ था। एग्जाम की दृष्टि से ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर की नवनिर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार के इसमें सफलता मिली और मणिपुर के राजा ने भी क्या किया, तो हस्ताक्षर कर दिया। देखिए एक पिक के जरिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये सरदार पटेल साहब हैं और वहाँ के जो राजा होते थे वो हैं, वहाँ की जनता इस तरह की रहती थी। तो इस तरह से यहाँ पे कार्टून के राजवाड़ों की स्थिति को दर्शाया गया आपके समक्ष। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब सा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन ये बहुत लाजवाब है जी। तो राज्यों का पुनर्गठन किया जाए तो कैसे किया जाए। अब अपने देश को आज़ादी मिल चुकी है, आज़ादी के बाद अपने यहाँ राज्यों का जो है वो गठन करना है, तो कैसे किया जाए। तो बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों में राज्यों के पुनर्गठन का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ गया। तो कहा गया कि इसको हम लोग भाषा के आधार पर क्या होगा, राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। भाषा के आधार पर जिस भाषा के लोग जहाँ ज्यादा रहेंगे उसको एक अलग राष्ट्र, अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया गया। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन जो होगा वो भाषा के आधार पर ही होगा और कोई इनके पास विकल्प ही नहीं था। हालांकि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ आगे जाकर फायदेमंद भी हुआ, तो इसको हम लोग भी पढ़ेंगे। आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषा व राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में ऑलरेडी है। तो ये कहा गया कि अगर भाषा के आधार पर बनाया जाए तो लोगों का जो हिंदू मुस्लिम वाला कहानी चल रहा है ना, वो कुछ हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी ये लोगों के दिमाग में आया बात। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले
मसले को स्थगित करने का फैसला किया। राजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, बंटवारे की यादें भी अभी ताज़ा थी, तो सभी चीज़ अभी ताज़ा ताज़ा ही हैं। और केंद्रीय नेतृत्व में इस फैसले में नेताओं ने चुनौती दी थी। तो यहाँ पर देखिए कहा गया, पुराने मद्रास के प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूद केरल एवं कर्नाटक में भी हैं। विशाल आंध्र आंदोलन आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया था। ने मांग की थी कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक आंध्र प्रदेश बनाया जाए। फिर बनाया भी गया, आंध्र प्रदेश बनाया गया था। और यहाँ पर एक नाम देखिए, सरकार हाना दुविधा में थी, पोटी श्रीराम मुल्लू, ये धरना के दौरान ही मर गए थे। तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं एक तरह से बहुत बड़ा जन सैलाब बिखर गया था। तो मद्रास के अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। तो आंध्र प्रदेश कब गठन हुआ? 1952 में, ये बात आप याद रखिएगा। अगला जो टर्म्स यहाँ पे देखिएगा, राज्य का पूर्ण गठन के बाद भारत का जो प्रशासनिक मानचित्र है वो देखेंगे आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर टर्म्स को मेन टर्म्स पे फोकस करते हैं कि बहुत ही संघर्षों के बाद 1953 में सरकार ने 1953 में राज्य पूर्ण गठन आयोग बनाया। देखिए, राज्य पूर्ण गठन आयोग 1953 में बना था, ये आप याद रखिएगा। और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में फिर राज्य पूर्ण गठन अधिनियम पास किया गया और इस अधिनियम पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, याद रखिएगा। तो ठीक है, तो ये टर्म्स आप याद रखिएगा। और इसका काम क्या था? राज्य पूर्ण गठन आयोग का काम क्या था? इसका काम था कि जो राज्यों का सीमांकन के मामले पर गौर करना था, भाषा के आधार पर, बोले जाने वाली भाषा के आधार पर उनका सीमाओं का निर्धारण करने वाला था। हालांकि भाषा के आधार पर इन सभी राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ है। अब झारखंड की देखें तो झारखंड में भाषा के आधार पर हमारे यहाँ बंटवारा नहीं हुआ है। तो हालांकि लेकिन ज्यादातर जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर ही बांटे गए हैं। अगला देखेंगे, आजादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका यह थी कि नए भाषाओं के राज्यों के अलगावाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बना लिया था और उम्मीद यह थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगावाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया था। हालांकि ये बहुत फायदेमंद भी हुआ और इससे बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। एक समरूप का आधार भी मिला। कहा जाता है कि बहुतों के आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और ज्यादा मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात यह कि भाषा व राज्य के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता कि भारत लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि लोगों को हर तरह से उनकी, जो मैंने बताया था आपको शुरू में ही, कि उनको आर्थिक अधिकार, उनको न्याय का अधिकार, सारे टर्म्स को यहाँ पे इसको रिलेट्स कर दिया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कुछ आगे जो टर्म्स हैं, इस टर्म्स को पढ़िए, आपको इसमें पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। अभी भी आज भी हमारे यहाँ जो है वो राज्य को बनाने को लेकर बहुत सारी विरोध होते रहते हैं। राज्य बनाए जा सकते हैं। आपको पता है अमेरिका जो है वो उतना छोटा देश है और वहाँ पे लगभग करीब वहाँ पे अमेरिका में कितने राज्य हैं? 100। देखिए वहाँ पे 50 राज्य हैं अमेरिका में, और इतना बड़ा देश अपना है भारत, यहाँ पे केवल अभी 28 राज्य ही हैं। तो ऐसे भारत में 100 से भी अधिक राज्य क्यों नहीं हो सकते? इस पे आपको चर्चा करना है, चर्चा कीजिए। कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि हम लोग अगले क्लास में से करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो को थोड़ा लास्ट में थोड़ा फास्ट मोड में पढ़ाया ताकि इसको जल्दी से खत्म किया जाए, लंबा समय लग रहा था। तो आप एक बार इसे खुद से एक बार बुक से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हालांकि चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से आप समझ सकते हैं। चैप्टर को पढ़ने में बहुत आपको मजा भी आएगा। तो चैप्टर को पढ़िए। कुछ इसके टर्म्स हैं, क्वेश्चन आंसर जब मैं कराऊंगा तो फुल्ली क्वेश्चन आंसर को मैं अच्छे से दम पढ़ा दूंगा, कि ताकि आपको ये जो चैप्टर, जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से नहीं भी समझ पाए हैं उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो टेंशन नहीं पालना है, बस पढ़ते रहना है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आपको पता ही है सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, और एक कमेंट करके, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।